नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा। आज सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, भारत के पराक्रम की कहानी, भारत के रणबांकुरों का वो शौर्य, नए भारत के निर्णायक वार की कहानी जब भारत ने घर में घुसकर दिया जवाब और आतंक पर किया प्रचंड प्रहार। इसके साथ ही साथ बंगाल की सियासत पर बात करेंगे जो फिर से एक बार रक्त रंजित हो गई है। जश्न के माहौल को खराब करने की साजिश हुई है और शुभेंदु अधिकारी के पीए को जान से मार दिया गया है। बात करेंगे तमिलनाडु के सियासत की, जहां पर अंक गणित में उलझी हुई है टीवीके और सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है, लेकिन उनसे पूछे जा रहे हैं कई सारे सवाल कि आखिर विधायक कहां से लाएंगे, कहां हैं उनके हस्ताक्षर। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार, 32 मंत्रियों ने लिया शपथ। जेडीयू कोटे से नीतीश के बेटे निशांत समेत 12 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 14, चिराग की पार्टी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री ने ली शपथ। पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ हत्याकांड के लिए एसआईटी गठित, कई आरोपी हिरासत में, मेन शूटर की तलाश तेज। डीजीपी ने कहा फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर शूटआउट को दिया गया अंजाम। मृतक चंद्रनाथ की हत्या के बाद गुस्से में बंगाल, टीएमसी पर आरोप लगाते हुए मां ने गुनहगारों के लिए मांगी उम्र कैद। बीजेपी का जगह जगह प्रदर्शन। भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की कहानी, ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदली प्रोफाइल पिक्चर। और तमिलनाडु में सत्ता का सस्पेंस जारी, बहुमत के गणित में फंसे विजय। साथियों ने छोड़ा साथ, राज्यपाल ने मांगे 118 के हस्ताक्षर। कांग्रेस के साथ को सहयोगियों ने बताया अवसरवाद की पराकाष्ठा। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। नया भारत निर्णायक वार, जब भारत में घर में घुसकर भारत ने दिया जवाब और आतंक का किया उस पर प्रचंड प्रहार। किस तरह से नया भारत घर में घुसकर मारता है, यह ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ केवल एक सैन्य अभियान की स्मृति नहीं, बल्कि भारत के उस नए आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसने दुनिया को बता दिया है कि अब नया भारत आतंक के हर अड्डे तक पहुंचकर जवाब देना जानता है। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य इतिहास की वो स्वर्णिम गाथा बना जब भारत ने संयम की सीमाओं से आगे बढ़कर कैलिब्रेटेड आक्रामकता की नई रणनीति का परिचय दिया। पहलगाम आतंकी हमले के मात्र 15 दिन के भीतर भारत ने दुश्मन की धरती पर घुसकर ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की नींव हिल गई। भारतीय वायुसेना के अचूक निशाने ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया, जहां लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पनाह लिए बैठे थे। दरअसल ये पूरा अभियान बदले हुए नए भारत की रणनीतिक क्षमता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य कौशल के अद्भुत संगम की आधुनिक छवि को भी दर्शाता है। इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का अभूतपूर्व तालमेल भी देखने को मिला। जल, थल और नभ से संचालित संयुक्त कार्रवाई ने भारतीय सैन्य शक्ति का नया प्रतिमान स्थापित किया। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इस ऑपरेशन में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार प्रदर्शन किया। आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी ड्रोन तकनीक ने दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। आत्मनिर्भर भारत का वो आत्मविश्वास भी इस ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखा।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 रणनीतिक हवाई अड्डों और कई सैन्य ढांचों को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे पाकिस्तानी सेना की सामरिक क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो गई। पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि भारतीय सेना की सटीक और भारी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान खुद युद्ध विराम की गुहार लगाने को मजबूर हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक सोच में निर्णायक बदलाव का प्रतीक था, जिसने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर उतारा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई अंत नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर ट्वीट कर भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत की अटूट राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के अनेक देशों का खुला समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ उसके कठोर रुख को उचित ठहराया। नागरिकों पर हमला न करने के उसके रुख की प्रशंसा हुई और ठीक एक वर्ष पहले लिखी गई यह शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की अग्नि प्रज्वलित करती है। यह संदेश देती हुई कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को अब हर हाल में निर्णायक उत्तर मिलेगा। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि यह नया भारत है और घर में घुस कर मारता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त त्रिसेवा अभियान था, जिसमें तीनों सेनाओं में थल, वायु और समुद्री क्षमताओं का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिला। Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force, were timed to perfection, achieved total surprise, and inflicted maximum damage in each established terror hub deep in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan, signaling that no sanctuary is safe. और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह भी बताया कि जब भी भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई की बात आती है तो भारत के लोग एकजुट खड़े होते हैं और हमारा इरादा साफ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह दिखाया भी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। India's fight against terror, ladies and gentlemen, will go on. A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. India will defend its sovereignty, its security, its people, decisively, professionally, and with the utmost responsibility. और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर क्या कुछ कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, आइए उनको भी सुनते हैं। जॉन स्पेंसर को सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर।
superiority wasn't just in their capabilities, but it was the integration in real time of all those capabilities. One service being prepared to help the other service and assisting even in the response to the terrorist attack. Pakistan is a Chinese equipped military, so this is absolutely a test of Chinese military technologies. India achieved strategic goals at a low cost by changing the entire paradigm of the entire region, in my opinion. तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जो चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ में जो पाकिस्तान की सेना है वो दरअसल चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ यानी चाइनीज हथियारों से लैस थी। उसका भी खुलासा हो गया कि किस तरह से पिटी पाकिस्तान की सेना और जो चाइनीज उसके हथियार थे वो काम नहीं आए और भारत ने इस पूरे क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक बड़ा शिफ्ट कर दिया। ये बता रहे थे विदेशी जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब भी ये बात कह रहे हैं। और इस आज जैसा कि है कि ऑपरेशन सिंदूर का उसकी पहली वर्षगांठ है। हम आपको बताते हैं कि जो पंजाब के और जो निकटवर्ती गांव है, जो सीमावर्ती गांव है, वहां लोग कितने प्रसन्नचित्त हैं और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गुरमीत ने जायजा लिया एक ऐसे ही पंजाब के गांव का। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के बाद एक बार फिर से हम उसी गांव में पहुंचे हैं जो कि पाकिस्तान से 3 ओर से घिरा हुआ है। जी हां, ये है अमृतसर का गांव दावके। गांव दावके में खास बात यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर यहां से 50 या 100 मीटर की दूरी पर आप इस पेड़ के नीचे से भी देख सकते हैं और बिल्कुल सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसी के बिल्कुल 100 मीटर दूर आप देख सकते हैं घर भी हैं और लोग पेड़ के नीचे बैठकर रोज की दिनचर्या जो है जिस तरह से गांव में होती है उसको बिता रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ पंजाब में इस बॉर्डर पर घटित हुआ उसको याद कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं के पराक्रम के बारे में बातें की जा रही हैं। तो ये हालात फिलहाल इस गांव में हैं और खास तौर पर यदि इस गांव की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये सड़क आप सामने देख सकते हैं। ये अकेली एक ऐसी सड़क है जो इस गांव को बाकी के देश के साथ कनेक्ट करती है। 3 ओर से बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इधर आप सीधा चले जाएंगे, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग है। मेरे बाईं तरफ और आपके दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भी फेंसिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहां पर ये जहां सड़क जा रही है इसमें रेजिडेंशियल एरिया सामने तो दिखाई दे रहा है मगर इसकी दूसरी ओर इसके पीछे जो है वहां भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां पर जैसे पंजाब कृषि प्रधान राज्य है तो उस दौरान ये फेंसिंग जो है, इस फेंसिंग की दूसरी ओर जो पंजाब के भारत के किसान हैं उनकी जमीनें हैं। तो उन दिनों में जब कटाई का सीजन था या फिर कटाई के बाद भी किसानों को अपनी फसलें मंडियों में ले जानी होती हैं तो उन दिनों में किसानों का जो काम था वो काफी प्रभावित हुआ था। मगर बड़ी बात यह है कि उन दौरान उन दिनों में ब्लैकआउट भी हुआ और भी कई चैलेंजेस आए। मगर इस सब के बावजूद पंजाब के शहरों में, पंजाब के गांव में और खास तौर पर बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने इस गांव के लोग आज भी अपनी सेना पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, इतनी चुनौतियां देखने के बाद भी। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ गुरमीत सिंह, गांव दावके, अमृतसर से डीडी न्यूज के लिए। तो अमृतसर के दावके गांव से ये आपने रिपोर्ट देखी और आपने ये भी सुना कि गुरमीत ने बताया कि तमाम चुनौतियां झेली इन गांव वालों ने, लेकिन आज भी अपनी सेना पर, अपने देश पर गर्व कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, विश्वत रेखा का वासी जीता है निथाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो वो जो जज्बा है वो भारतीयों में, और आज जब चूंकि 1 वर्ष पूरे हुए हैं तो और भी उबाल ले रहा है, उत्साह में है भारतवर्ष। और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह से ये चला और कितना बदला है 1 वर्ष में देश, और किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं रक्षा क्षेत्र में, क्या कुछ ऑपरेशन में रहा, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जो कि रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सोई, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। जनरल सोई, सबसे पहले हम आपसे यही सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि इससे पहले
भारत ने इस तरह के ऑपरेशंस नहीं किए थे, या इस तरह से हमारा आतंक के खिलाफ स्टैंड नहीं हुआ करता था। एक रटा रटाया सा एक जो मजम्मत करते हैं इस तरह का एक बयान आता था और हम उस तक ही सीमित रहते थे। कैसे ये बदल गया और क्या कुछ बदला, ये दोनों बातें हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं आप सबको जी जीत की और एक साल होने की जी पूरे देश को। तो मैं तो अभी भी रोमांचित हो जाता हूँ, जैसे भी गुरमीत जी का आप दिखा रहे थे कि पंजाब के लोगों में जज्बा, ये पूरे देश का ही जज्बा था, जी पूरे देश की भावनाएं। और निखिल जी मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा जबरदस्त सोच में बदलाव आया। देखिए सेना, मैं तो सैनिक रहा हूँ, हम लोग ऑफेंसिव रहते थे, सीमा पे दबदबा बनाने की कोशिश करते, लेकिन जब हाईएस्ट लेवल पर ये सोच में बदलाव आता है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए, एक अभी हमने सोच लिया कि भाई टेरर का मतलब है कि हमला, उसका बदला लिया जाएगा, उसकी कीमत ऐसी करेंगे कि नेस्ता नाबूद कर देंगे। अगर आपने हमारे पर हमला किया, हम आपके लॉन्च पैड को जहां पर भी है वहीं बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये सोच में बदलाव आया। पहले छोटा मोटा होता था, देखिए पहले तो क्रिकेट मैच ही बंद हो जाते थे, वही बहुत बड़ी बात होती थी। जी फिर उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट हुआ, वो भी बहुत अच्छे एक्शन थे। लेकिन अभी उससे धीरे धीरे, क्योंकि हम पाकिस्तान की सोच से हमेशा आगे किया है काम, यहाँ पे एक उनको जिसको कहते हैं ना सरप्राइज फैक्टर रखा है फौजी तरीके से, वो सरकार के तौर पर भी ये हुआ कि जब उन्होंने सोचा कि क्रिकेट मैच बंद किए तब हमने उड़ी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जब उन्होंने सोचा उड़ी जैसा करेंगे तो बालाकोट कर दिया। अभी उन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, तब पूरे आतंक के अड्डे 9 अड्डों पर एक साथ हमला करके एक ऐसी चोट पहुंचाई और एक कोऑर्डिनेटेड, देखिए एक तरफ दरअसल जनरल सोई में उसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की और किस तरह से जो बदला हुआ भारत, आधुनिक हमारे हथियार रहे, आत्मनिर्भर भारत रहा, बहुत कम कीमत पे वो आधुनिक हथियार रहे जिन्हें पूरे क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट किया भारत की तरफ। और पाकिस्तान का जो चाइनीज हथियार थे वो काम नहीं आए। वो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बदला और कैसे बदला। देखिए बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े तो एकदम रातों रात रिजल्ट नहीं आते, लेकिन सिंदूर तक आते आते हमें उसके रिजल्ट्स नजर आने लगे। और जो सोच हमारी आक्रामक सोच है, इसके रिजल्ट नजर आए, और एक कोऑर्डिनेशन जो थिएटराइजेशन है, मिलकर लड़ाई लड़ना, इसके रिजल्ट नजर आए। क्योंकि कोई भी लड़ाई आजकल अकेली नहीं लड़ी जा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमने एक तरफ से डिफेंस, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के, उनके जितने भी आने वाले हमले हैं उनको बर्बाद कर दिया, कोई भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाया। और एक लेड प्लान तरीके से आकाश तीर के सिस्टम से सैम हो गया, आकाश हो गया, बराक हो गया, लास्ट में L-70 Zu-23, एक लेयर तरीके से उनको खत्म करते रहे। साथ साथ में हमले का भी काम किया कि भैया ऐसे तो नहीं, और हमला ऐसा जबरदस्त किया, एक ऐसा शॉट दिया, एक झटका दिया 11 एयर बेसेस जहां पे उनका, जैसे आप बता रहे HQ-9 लगा हुआ था, एयर डिफेंस सिस्टम, उनके दुनिया भर के आधुनिक रडार लगे हुए थे, सबको भेजते हुए हमारे राफेल के द्वारा, स्कैल, ब्रह्मोस के द्वारा, हैमर के द्वारा उनको पिन पॉइंट हमला करके एक खत्म कर दिया। घुटनों पे ले आए, 10 तारीख को उनको घुटने पे सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो एक बहुत बड़ा लेसन था, मैसेज था। और एक बड़ी बात निखिल जी, और छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि हमने जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया, खत्म कर दिया, रोक दिया, उन्होंने मांगी सीज फायर, हमने कहा ठीक है। क्योंकि आज हम देखते हैं रशिया यूक्रेन लड़ाई 4 साल से ज्यादा चल रही है, अमेरिका ईरान की लड़ाई चल रही है 2 महीने से ज्यादा हो गया। यहाँ पर ये हमने ऐसा इफेक्ट दिया, झटका दिया कि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, और उसके बाद वो घुटने में आ गए और सीज फायर कर लिया। तो ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है कि इन्होंने किया कैसे, किस तरह से हासिल किया। ये बात बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ, हथियारों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे प्रिसीजन मिसाइल इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर ब्रह्मोस इस्तेमाल करना है, और भी सोच समझ कर जो इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस, और साथ साथ में एक डिप्लोमेटिक मिशन भी लॉन्च किया। 7 टीमें बना के 33 देशों में हमारी टीमें गई, और बाद में उन सबको समझाया कि पाकिस्तान का झूठ किस प्रकार से है, किस प्रकार से आतंक को मदद देता है। ये आप लोगों को पाकिस्तान की जो असलियत सामने
बाद में भी लेके आते रहे। जी हर बिल्कुल, आपने एक एंगल बात बहुत से महत्वपूर्ण कही कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम युद्ध जो है वो लगातार लंबे खिंच रहे हैं। भारत ने बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ बहुत पिन पॉइंटेड अटैक किया, महज 4 दिन में अपना टारगेट अचीव किया और उससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत ने कहा ठीक है, युद्ध विराम अगर आप मांग रहे हैं तो युद्ध विराम होगा। तो ये निकल आना भी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत अगर इसको कहा जाए तो भी तो गलत नहीं होगा कि न सिर्फ ऑन ग्राउंड हम जीते बल्कि हमारी रणनीति भी सफल रही, हमारी कूटनीति भी सफल रही, हर एंगल पर हम सफल रहे। और विनोद मिश्रा जी, हम इस बात को, जो सबसे पहले मैंने जो बात कही थी कि सोचते तो शायद हम पहले भी रहे होंगे लेकिन हम इसको अचीव नहीं कर पाते थे। ये सोच में जो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, इसको कैसे देखा? और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद का भी जो सारा परिदृश्य रहा, जिस तरह से दुनिया भर में भारत की टीमें गई, भारत के राजने गए और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत का पक्ष क्या है, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, आज सुबह सुबह जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना डीपी चेंज करते हुए देखा था ऑपरेशन सिंदूर का, तो मुझे जो पहला एहसास यही हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। जी, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का जो डीपी है वो एक मैसेज भी अपने आप में है कि ये अंत नहीं शुरुआत है। ये मैसेज ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया को ये दिखाया था कि भारत जियो और जीने दो के फिलॉसफी पे विश्वास करता है। जी, भारत शांति का पुजारी है, लेकिन यह भारत की कमजोरी नहीं है। इसका भी एक तरह से आप समझें कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से रिफ्लेक्शन था। जी, ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस संकल्प का था जिसे अगर कोई समझते हो कि भारत अगर किसी भी तरह से युद्ध नहीं चाहता है, ये बुद्ध का देश है, तो ये भारत के कहने में कोई कमजोरी का आप अगर समझते हैं कि भारत इसके लिए रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहलगाम हमले के बाद जो वो आप कह सकते हैं कि इस तरह की घृणित कार्रवाई जो पाकिस्तान की थी, उस कार्रवाई के बाद अगर दुनिया ने देखा कि भारत अपनी सोवरेनिटी, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए किस तरह का कार्रवाई कर सकता है, ये भी देखा। दुनिया ने यह भी पहली बार देखा कि जिस आतंकवाद को बचाने के लिए पाकिस्तान अलग अलग तरह के नैरेटिव ले रहा था, इंडियन फोर्स की कैपेबिलिटी देखिए कि एकदम टारगेटेड जो ये स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था, पाकिस्तान को टेररिस्ट के उस हब को एक्सपोज कर दिया। 11, 12, 72 घंटे के ऑपरेशन में आप सोचिए कि 11 उस समय में तो पहला जो ऑपरेशन था वो तो सीधे सिर्फ 9 मिनट या 32 मिनट का ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है जी। इस स्ट्राइक का वो कैपेबिलिटी देखिए कि पाकिस्तान के मुरीदके में जो हेडक्वार्टर है उसका लश्कर तैयबा का, बहावलपुर में जो जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, पीओके में ऐसे दर्जनों जो टेररिस्ट सेंटर कैंप, ट्रेनिंग कैंप सेंटर्स थे, एक साथ अगर उन पे हमला हुआ और नेस्तनाबूद किया तो ये दुनिया में पाकिस्तान को सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। तो ये भारत का जो पराक्रम है, इस पराक्रम को आप जब देखते हैं और भारत ने जब ये 72 घंटे के इतने टारगेटेड, इतने शानदार तक के ऑपरेशन में इस तरह की कामयाबी पाई, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के लोगों को पहली बार अपने आत्मनिर्भर भारत का ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये कमिटमेंट भी है। ये कमिटमेंट इस तरह की थी। अब इसमें आप जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब आप ये बात जरूर, इस बात कुछ हुई, जब बात हुई कि जब बहुत एक हमारे ट्रंप साहब हैं, उनको नोबेल पुरस्कार का इतना एक हक चढ़ा हुआ है कि हर जगह वो सीज फायर कराने का दावा लेते हैं, तो इस बात को लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में आप जब देखिए कि राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन विपक्ष के नेता है और उसने जब सरेंडर कहना शुरू किया, तो सबसे पहले अगर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के इस महान पराक्रम, इस आर्मी के, आप तीनों आर्मियों के जो एक कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बेमिसाल पराक्रम को अगर किसी ने डेंट पहुंचाने की कोशिश की तो वो श्रीमान राहुल गांधी ने शुरू की, जो ट्रंप की भाषा में अपने इस नैरेटिव को शुरू किया सरेंडर। तो इसका डैमेज जरूर हुआ कुछ हद तक, इस बात को उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों के इस साउंड बाइट से। लेकिन ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक पराक्रम है जो जिए और जीने दो के फिलॉसफी पे विश्वास करता है, तो घर में घुसकर मारने का भी एक कमिटमेंट रखता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि तो भारत जिस तरह से शांति का पक्षधर तो है लेकिन शक्ति का उपासक भी है। और रामधारी सिंह दिनकर को कविता एक बार फिर याद आती है कि सच पूछो तो शर्में बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी को जिसमें शक्ति विजय की।
और क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो भारत के पीछे बल का दर्प चमक रहा है और यह पूरी दुनिया साफ तौर पर देख रही है। मेजर जनरल संजय सोई, आपका और विनोद मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र कब तक जारी रहेगा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र की कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में रक्त चरित्र को दोहराने की साजिश की गई है। 2026 के पश्चिम बंगाल का चुनाव एक युग परिवर्तन के संकल्प को लेकर लोगों के सामने आया है। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग की, लेकिन हार को हाहाकार में बदलने की साजिश, भय पर भरोसे की जीत को अंगूठा दिखाने की कोशिश की जा रही है। 55 साल के इतिहास में बंगाल में पहली बार शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया था, लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद उपद्रवियों ने जगह जगह उत्सव में रंग में भंग डालने की कोशिश करने की शुरुआत कर दी। प्रशासन ने शक्ति दिखाकर अभी हार की हताशा को शांत करने की कोशिश ही की थी कि शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह निर्मम हत्या थी। चंद्रनाथ के कार चालक बुद्धदेव वेरा के भी गोली लगने से घायल हैं और उनका कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ के मुताबिक यह हत्या सियासी वजहों से हुई है। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सरकार में आ गई थी, यह कहना है रथ की मां का। बीजेपी नेता बार बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए थे कि 4 मई के बाद दिल्ली के लोग आपको बचा नहीं पाएंगे, उन्होंने 4 तारीख के बाद वही कर दिखाया। भावी मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ पर टारगेट किलिंग की साजिश एक गहरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यह दुश्मन की ओर से सिर्फ चुनौती ही नहीं है, बल्कि अपने सिंडिकेट की ताकत का इजहार भी है। चंद्रनाथ हत्याकांड में बांग्लादेश बॉर्डर का भी जिक्र आया है। हत्याकांड के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग गए थे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रबंधन में चंद्रनाथ रथ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। घटना में इस्तेमाल की गई छोटी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीजी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया है कि कार का नंबर प्लेट फर्जी था। चंद्रनाथ हत्याकांड में सुपारी किलर्स के भी शामिल होने पर शक जताया गया है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में हार जीत को जनादेश मानकर संवैधानिक सत्ता को स्वीकार करने की शानदार परंपरा रही है। वो कौन लोग हैं जो जनता के फैसले को अस्वीकार करके एनार्की के लिए लोगों को उकसाते हैं? जो खुद चुनाव हार गई हैं, वो मॉरल विक्ट्री का दंभ भर रही हैं और अनैतिक हट पर आमादा हैं। 2021 में चुनाव बाद हिंसा में बेलियाघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दास की हत्या कर दी गई थी। तब बीजेपी नेतृत्व ने आरोप लगाया था कि चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए कोलकाता पुलिस से मदद मांगने पर भी सहायता नहीं मिली। लोकतंत्र में यह बंगाल में ही संभव हुआ है, जब बीजेपी को अपने कार्यकर्ता और वोटर के लिए कैंप लगाने पड़े थे। तब भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने असम और झारखंड में शरण ली थी। चुनाव बाद हिंसा में कार्यकर्ताओं के समर्थन में न्याय के लिए बीजेपी को अदालत तक जाना पड़ा था। क्या टीएमसी उसी स्थिति को वापस लाने की कोशिश कर रही है? क्या उसी स्थिति को वापस लाने पर आमादा है टीएमसी? पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी किसी ख्वाब में बैठी हुई दिखती हैं। उनके नेता बंगाल में रक्त चरित्र और लूटपाट की सीख भी उन्हें देने लगे हैं। लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने के लिए ममता अब इंडी गठबंधन से सहयोग मांग रही हैं।
विधानसभा चुनाव में मिली करारी मात के बाद टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक पहुंचे और 10 विधायक अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। यह इशारा काफी है कि राहुल गांधी के ट्वीट को और अखिलेश यादव के समर्थन से क्रांति नहीं होती है। बंगाल के लोगों ने क्रांति करके दिखाई है। इसे झुठलाने की हर साजिश को जनता बेनकाब कर देगी। जनता खुद इसका जवाब देगी। चंद्रकांत राज को मतदान करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एक असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। जैसे ऊटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी। और टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। आई डोंट तो 2026 में बंगाल चुनाव के बाद हिंसा और टारगेट किलिंग के आरोपों से जो सियासत है वो गरमाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ राय रथ की गोली मारकर हत्या की गई है। आपने देखा ये जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला है, निश्चित तौर पर बंगाल के रक्त चरित्र की जब हम बात करते हैं, रक्त रंजित बंगाल की बात करते हैं, वो एक बार फिर से सामने आई है। और इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी आपका भी स्वागत है। अनंत जी आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टेंट एडिटर जुड़े हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। सौरभ दत्ता आपका भी स्वागत है। ग्राउंड जीरो से आप कुछ खास खबर निकाल कर जरूर लाए होंगे, बहुत लगातार आप वहाँ से खबरें बता भी रहे हैं, ब्रेक भी कर रहे हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं सौरभ दत्ता, आपके पिटारे में क्या है, क्या जानकारी देंगे? निखिल, अभी तक सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 50 सेकेंड का ऑपरेशन था। पूरा ऑपरेशन 50 सेकेंड का था और 50 सेकेंड का इस ऑपरेशन में जो हमलावर थे वो अपना काम कर कर निकल गए। पुलिस का ये मानना है कि इस पूरे मामले में सुपर किलर इन्वॉल्व थे और पहले से पूरे मामले को रेकी किया गया था और रेकी करने के बाद ये निश्चित हो गया था कि किस रूट से चंद्रनाथ रथ को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट से मध्यमग्राम तक जो फुटेज है, सीसी कैमरा फुटेज है जो पुलिस जांच करी है, उसमें देखा जा रहा है कि जो गाड़ी चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो गाड़ी उस इलाके में शाम के 3 बजे के बाद वहां पे देखा गया है। तो 3 बजे से ही जो हमलावर थे वो उस इलाके में चंद्रनाथ रथ के लिए अपेक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे और 2 बाइक चंद्रनाथ रथ की जो गाड़ी है उस गाड़ी को फॉलो करते हुए आए हैं। सीसी फुटेज में ऐसा देखा गया है। फिर जब गाड़ी और दोहारिया का जो रास्ता है जो चंद्रनाथ रथ के घर से 50 मीटर की दूरी पर यह घटनास्थल है, वहां पर ये जो गाड़ी था, ये गाड़ी सिर्फ चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रोकने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था। और बाइक से जो है, बाइक से शर्प शूटर उतरे और इधर गाड़ी से भी शर्प शूटर उतरे, उतर कर चंद्रनाथ रथ जिस तरह से गाड़ी के जिस लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, उस गाड़ी के शीशे पर जो उनके पास फायर आर्म था, वो फायर आर्म गाड़ी के शीशे पर लगाकर लगातार 10 राउंड फायर किया गया है और 10 राउंड फायर में से चंद्रनाथ को 3 गोली लगी, ड्राइवर को 3 गोली लगी, लेकिन पीछे के सीट में और एक व्यक्ति था जिसका नाम मिंटू है, उसको कोई गोली नहीं लगा। पुलिस का कहना है ये इसलिए क्योंकि टारगेट
चंद्रनाथ था और पेशावर ये हमलावर थे, और इसीलिए ऐसी तरह से गोली चलाया गया कि जो फॉर्मर एयरफोर्स के जो एयरफोर्स में जो काम कर चुके हैं चंद्रनाथ रथ, जो अभी शुभेंदु के पीए हैं, 2021 से पीए हैं, उनको खून करना निश्चित करने के लिए वो गोली इसी तरह से दाग दिया गया। और ये जो ड्राइवर को जो गोली लगी है वो इसको माना जा रहा है कि टारगेट चंद्रनाथ रथ था, लेकिन वो साथ ही साथ उनको भी लग गया कि वो उसी सीट में वो थे, और पीछे की जो व्यक्ति थे मिंटू, वो टारगेट नहीं था, इसलिए हमलावरों का ध्यान उधर नहीं गया। फिर ये कहना है कि उस इलाका जो है वो काफी कॉन्जेस्टेड एरिया है, तो वहां से गाड़ी लेकर भागने के लिए मुश्किल हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बाइक का इस्तेमाल किया गया। और बाइक से वहां से एक रास्ता राजारहाट की तरफ चला जाता है, जो वहां का एक लोकेलिटी है, उस बाइक से उस रास्ते से वो लोग चले गए। बाइक जो बरामद हुआ है, जो गाड़ी जो बरामद हुआ है, इन दोनों का एक बाइक बरामद हुआ है निखिल, ये बात भी बता दूं, और दोनों का चेसिस जो नंबर है वो मिटा दिया गया है, ताकि बाइक और इस गाड़ी को अगर पुलिस के हाथ आए भी, गाड़ी तो पुलिस के हाथ आएगा वो जानते थे ही, इसीलिए उन्होंने सिलीगुड़ी का जो असली ओनर है इस नंबर प्लेट का, उनका नंबर प्लेट इस्तेमाल किया था। और इसके लिए कोइंसाइड करने के लिए वो सिलीगुड़ी के जो व्यक्ति है विलियम जोसेफ, जिनका ओरिजिनल जो नंबर प्लेट इस गाड़ी में है, जिस गाड़ी में हमलावर थे, वो गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी है और असली गाड़ी का मालिक है सिलीगुड़ी के विलियम जोसेफ, और दोनों गाड़ी का मॉडल भी सेम रखा गया। तो सब तरह हर बिंदु पर देखा जा रहा है, पुलिस का कहना है कि एकदम पेशावर तरीके से इसको किया गया है, और कोई ना कोई हमले के पीछे कोई बड़ी हस्ती है। और ये आप जानने की कोशिश किया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ ही क्यों वो टारगेट थे। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, वो विधानसभा से लेकर शुभेंदु अधिकारी के जो चुनावी रणनीति है, भवानीपुर में वो काम किए थे शुभेंदु अधिकारी के साथ, और शुभेंदु अधिकारी के एक तरफ से उनका शैडो पार्टनर माना जाता है चंद्रनाथ रथ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके चंद्रनाथ रथ को निशाना करके शुभेंदु अधिकारी को कोई मैसेज दिया गया, या फिर चंद्रनाथ रथ को टारगेट किया गया कोई ऐसी चीज के लिए जिसकी जानकारी चंद्रनाथ रथ को थे, और जो हमलावर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो चाहते नहीं कि वो सब बातें सामने आए। तो एक तरफ से देखा जा रहा है कि काफी सोची समझी ये साजिश है। निखिल, ठीक सौरभ, आपने विस्तार से जानकारी दी। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं आप इस हत्या को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्साह में डूबे हुए हैं लोग, एक नई सुबह कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इतने समय के बाद परिवर्तन आया है, और इस बीच में रंग में भंग डालने की कोशिश तो की ही जा रही थी, ये हत्या जो है ये सबको हिला गई है। निखिल, सौरभ तो काफ़ी डिटेल में बताया है, मैं तो सिर्फ इतना ही समझ रहा हूँ कि ये हार में जो लोग हैं वो हार को हाहाकार में बदल रहे हैं। ये हाहाकार को आप ये देखिए कि आज जो मैं अभी चंद्रनाथ रथ की माँ का सुन रहा था, जो अपनी रिएक्शन दे रही थी, तो उन्होंने सीधे सीधे तो यही कहा कि भाई जो लोग ये कह रहे थे कि 4 मई के बाद तुम्हें दिल्ली सब लोग चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन रहेगा यहाँ पे, आज वो लोग इस बात को देख रहे हैं ना कि एक इतना इंपॉर्टेंट एक भावी सीएम है, कल परसों उनका ओथ सेरेमनी है, और उसके पीए को अगर टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है, तो ये 4 मई वाला जो धमकी देने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जो इस बात को एक तरह से देखिए कि खुद 15 साल की सीएम रही ममता बनर्जी जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों को एक एनार्की का मैसेज दे रही है कि मोरली हमारी विक्ट्री है। 15,000 से भवानीपुर में हारी है, और वो अपने को दे रही है लोगों में सिंपैथी बनाने के लिए कि भाई हमारा ये मोरल विक्ट्री है। कौन सा मोरल भाई? तो ये जो लोग ये मैसेज कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद तुम्हें कौन बचाएगा, तो ये इसकी चंद्रनाथ रथ की माँ तो सही पूछ रही है कि भाई उन लोगों से तो पूछ होनी चाहिए कि चंद्रनाथ रथ के मौत के लिए क्या ये धमकी तुम्हारी थी? पुलिस की अभी जांच हो रही है, कई इन्वेस्टिगेशन की जांच हो रही है, कई लोगों की थ्योरी है कि ये टारगेट किलिंग में सुपारी किलिंग भी किलर भी हो सकता है।
कई लोगों का है कि भाई बांग्लादेश का बॉर्डर तो बिल्कुल पास है, जो आई विटनेस का अभी आप बात कर रहे थे कि मारने के बाद वो दोनों हमलावर जो थे वो सीधे भागते हुए बॉर्डर की तरफ दिखे थे। कई तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन चीजें जो साफ है, जो हम लोगों ने 2021 में देखा रक्त रंजित बंगाल का, ये रक्त रंजित बंगाल के दोहराने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? जी, अभी शुभेंदु अधिकारी जब परसों उनका शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी की सरकार की बात तो तब होगी, अभी तो पूरा इलेक्शन कमीशन के उसमें है। अब आप ये देखिए कि जितना कोशिशें हुई थी 4 मई के बाद का, सरकार ने, प्रशासन ने वहां संभालने की इतनी भरसक कोशिश की है, लेकिन अब सवाल है कि कोई ऐसा कैंप तो नहीं बना है कि इसकी तरह जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैंप लगाना पड़ा था उनकी सुरक्षा के लिए, या अभी नई सरकार का गठन होना बाकी है, अभी बाकी है जी। तो अब ये सवाल ये है, ये बात तो कांग्रेस से भी पूछी जानी चाहिए कि जो ममता बनर्जी के मोरल विक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि ये वोट चोरी का पश्चिम बंगाल का जनादेश नहीं है, तो उनको भी पूछना चाहिए इस बात को कि आप जब पश्चिम बंगाल में थे तब आप किस तरह की बात करते थे। तो ये सब चीज जो है, ये मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि ये कोई डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब की बात इन लोगों के मुंह से फर्जी लगती है। ये सिर्फ एनार्किस्ट है और वो सिर्फ रक्त रंजित का ही एक सियासत में अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। ठीक, दुष्यंत नागर, कांग्रेस एनार्किस्ट का समर्थन कर रही है, सीधा सवाल यही, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का रिएक्शन आया, ये हत्या जो हुई उस पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं आया ना। मैं समझता हूं ना राहुल गांधी का, ना आप बताएंगे अगर बेहतर जानते होंगे, मुझे लग रहा है कपिल सिब्बल के अलावा और किसी ने कुछ अभी इस पर फिलहाल तो दिख नहीं रहा। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल जो कांग्रेस इकाई है, उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की है, सीबीआई जांच की मांग की है। मैं भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। लेकिन एनार्किस्ट कौन है? एनार्किस्ट वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर धर्म के आधार पर बंटवारा किया, जिसके बाद देश में हिंसा हुई, हजारों लोगों की जिसमें जान चली गई, वो लोग एनार्किस्ट हैं। कांग्रेस ने तो गांधी के तरीके से सारा आंदोलन चलाया, चाहे भारत छोड़ो नहीं, तो आप ये जो आपने शुरुआत में कहा ना, ये आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये भी पूरा स्पष्ट करिए, क्योंकि देश को कई बार ये पता नहीं है कि भाई ये बंटवारा किसने कराया, शासन में कौन आया था। अगर आप इतिहास की बात करेंगे सन 47 की, तो शासन में कौन किसने संभाला था, इस टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किसने किया था, है ना, ये सारी बातें आएंगी। तो फिर ये सारी बातें आएंगी, आप यहां से वहां पहुंच गए, तो फिर इसका मतलब अगर आप किसी इतिहास के विद्यार्थी से सीधे तौर पर ये सवाल पूछेंगे तो वो कह सकता है कि इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। ठीक है, बंटवारा मेरी लाश पे होगा, बापू ने बोला था। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मान भी गए थे बापू, ठीक है। अब आप तो ये लेकिन इस बंटवारे के लिए राजी कौन हुआ था? मैं 1 मिनट आता हूं निखिल, मैं 1 मिनट आता हूं। ठीक है, नागर साहब, आप हमारे इतना सीरियस मैटर को, आप हमारे सीरियस मैटर को, इतना सीरियस डिस्कशन के लिए हम बैठे हैं, आप बेफजूल की चीज को लाके इस पूरे डिस्कशन को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। आप सुनिए, आपके पास कोई कंटेंट नहीं, आप सुनिए लिए प्लीज। अभी 2 दिन में आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना ऑफिस जो है, ट्रेड यूनियन का ऑफिस, कांग्रेस का ऑफिस, जिसे टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, उससे तो छुड़ाने की आपकी हिम्मत नहीं थी। वो अभी 2 दिन में कम से कम आपके 5 ऑफिस को आपको सुपुर्द किया गया है। इतनी हिम्मत नहीं थी आपकी पश्चिम बंगाल में, और आप दुहाई दे रहे हैं और आप एक बात कर रहे हैं। ठीक, अरे आप लोगों को तो शर्म नहीं होती है भाई। ठीक है, चलिए। सिर्फ आप लोगों को बीजेपी से चिढ़ है। आज आप पश्चिम बंगाल में देखिए, खबर देखिए कि लेफ्ट पार्टी के ऑफिस भी उनको बंधक बना लिया गया था, उनके ऑफिस को सीज कर लिया गया था, उसे भी उनको दिया गया है। ठीक है, क्या बात करते हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात करने का आप लोगों का है नहीं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी बात पे और आप ले जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ने कब एनआरकी करी है? चलो ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं उसमें डिस्कशन में आप ये बात कर रहे हैं अपनी बात। ठीक है, इसके लिए जान दे दी हमारे नेताओं ने। अरे ठीक है, एनार्किस्ट कहते हैं आपके नेता ने जान दे दी भाई। ठीक है, मैं जोड़ूंगा अनंत अमित जी को। अनंत अमित जी, जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही है पश्चिम बंगाल में,
जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं पश्चिम बंगाल में, कैसे इनको सुधारेंगे, कैसे इनको ठीक करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है और बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक यक्ष प्रश्न जो है वो भी है बीजेपी के सामने, नई सरकार के सामने। निश्चित तौर पे निखिल जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, रक्त चरित्र। लोकतंत्र में रक्त चरित्र की कोई जगह नहीं है। ये वही बंगाल है जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, महान विभूतियों का बंगाल, आज जिस तरीके से खून से करा रहा है, ये साबित करता है कि विगत 15 वर्षों के कुशासन में ममता दीदी की ममता किस तरीके से समाप्त हो गई थी। और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथ के सरकार में, आपके पास निखिल जी जरूर डांटा होगा, लगभग 5500 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी उसी बंगाल में। उसके बाद टीएमसी के आने के बाद, बाकी साल का छोड़ दीजिए, पिछले साल 2021 के चुनाव में 75 लोगों की हत्या हुई, 2023 के पंचायत के चुनाव में 85 लोगों की हत्या हुई। और उसके बाद जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, चंद्रनाथ रथ सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी का पीए नहीं था, वो इंडियन फोर्स का जवान भी रह चुका था। वो रणनीतिकार था। आपने सही कहा कि उन्होंने भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम से लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वो रणनीति के तहत काम कर रहे थे और एक सॉफ्ट टारगेट बना के जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है, इस लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है। उसके बाद इसी विधानसभा के चुनाव में निखिल जी आपने कोट भी किया था, ममता दीदी और ममता दीदी का भतीजा, बू और भतीजा अभिषेक ने एक मंच पे कहा कि चुनाव के बाद गोली मारी जाएगी माथे पर। और जिस तरीके से कल ऑस्ट्रियन पिस्टल से यह साबित करता है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय माफियाओं का भी षड्यंत्र हो सकता है। और जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाकर मारा, ये निश्चित तौर पे कोई ना कोई माफिया और स्पेशल जो इस तरह के काम करने वाले अपराधी हैं वही इस काम को कर सकते हैं। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजभवन में जमा करने के बाद, सारे विधायकों की सूची के बाद, आज भी अंतरिम सरकार टीएमसी की चल रही है। और परसों जिस तरीके मिश्रा साहब ने कहा, परसों हमारी सरकार के गठन होने के बाद हम बताएंगे कि कानून का राज कैसे चलता है और कानून में बिना भय का, बिना प्रेत की, भय बिन प्रीत ना, ये हम बताएंगे उस अपराधियों को। और ये जो भी, और एक बात अभी बताना चाहता हूं, अब हमें यह सूचना मिली है कि रत्ना देवनाथ के घर पर, जो कि विधायक है आरजी कर मामले में, जिनकी मां जी, आज उनके घर पे अभी बम से विस्फोट हुआ है, उनके घर पे 5 लोग घायल हुए, अभी की सूचना है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत ऐसा लग रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल को जलाने की साजिश टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के नेताओं के द्वारा जो किया गया था, उसका पर्दाफाश होने वाला है। और हमारी सरकार बनने के बाद हम ये बताएंगे कि किस तरीके से राज्य चलाया जाता है और किस तरीके से अपराधियों का सफाया किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है कि नई सरकार का गठन हो और इस तरह से उपद्रवियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। लगातार ये जो बदले की एक तरह से जो घटनाएं कर रहे हैं, कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा, वो उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन उनको भी इसके लिए अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अनंत, अमित जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद मिश्रा जी और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े थे। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि तमिलनाडु में कैसे हासिल होगा मैजिक नंबर और क्या कुछ कर रहे हैं विजय। ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी तमिलनाडु के सियासत की, जहां विजय जादुई आंकड़े के कितने पास कितने दूर, और यही चर्चा गर्म है तमिलनाडु में कि आखिर विजय कैसे पहुंचेंगे इस आंकड़े तक। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें हासिल करने के बावजूद बहुमत के जादुई आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई है। विजय के लिए जीत के साथ ही बहुमत जुटाना अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। मीडिया की खबरों की माने तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए अब तक आमंत्रण नहीं दिया है। लोक भवन विजय के पास जादुई आंकड़े को सुनिश्चित करना चाहता है। AIADMK गठबंधन टीवीके को अपना समर्थन देगी, इस चर्चा पर भी अब विराम लग गया है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विजय की पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी के लिए यह सुनहरा मौका लग रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला लिया है।
खबर है कि कांग्रेस ने इस समर्थन के बदले सत्ता में हिस्सेदारी की शर्त रखी है। चर्चा है कि कांग्रेस कैबिनेट में जगह पाना चाहती है और इसी शर्त पर यह समर्थन दिया गया है। लेकिन डीएमके से दूरी बनाने के कांग्रेस के फैसले ने सियासी हलचल तेज की है। खबर है कि इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के भीतर भी मतभेद उभर रहे हैं और गुटों में बटी है कांग्रेस। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस में आला कमान के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस पैतरे पर डीएमके खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। डीएमके ने कांग्रेस पर गठबंधन तोड़ने और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। तो लगातार जो है तमिलनाडु में वो सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। लगातार कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से उसने डीएमके का साथ छोड़ा है। डीएमके की तरफ से जाहिर किया गया है कि वो विपक्ष में बैठेगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने उसके पीठ में छुरा घोंपा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय चेन्नई से जुड़े हुए हैं। निशांत का रुख करेंगे सीधे और निशांत से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से बदल रही है सियासत और वो जो 118 का जादुई आंकड़ा है, क्योंकि राजभवन से भाई ये कह दिया गया है कि 118 का जब तक आप लिस्ट या हस्ताक्षर नहीं देंगे तब तक आपको सत्ता की चाबी नहीं सौंपी जाएगी। क्या कहेंगे आप, क्या रिपोर्ट है आपकी? देखिए, ये राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो 118 लोगों का समर्थन पत्र अगर टीवी के प्रमुख देते हैं तो उसके बाद वो उनको शपथ लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर राज्यपाल ही तय करते हैं कि उन्हें फ्लोर पे जाकर अपना एक तरीके से बहुमत दिखाना होगा। ये अधिकार क्षेत्र राज्यपाल का आता है और राज्यपाल ने इसी के तहत, चूंकि राज्यपाल को डर है कि क्या विजय भविष्य में 118 जो विधायक हैं इनको जोड़ पाते या नहीं, और तमिलनाडु में एक स्टेबल सरकार के लिए जरूरी है कि विजय जो है 118 विधायकों का सिग्नेचर वाला पत्र उनको दे, समर्थन का पत्र दे, तब जाके उनको सरकार बनाने के लिए कहेंगे। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के विपक्षी पार्टियां जो है, अगर बात की जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज राज्यपाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विजय को फिलहाल शपथ दिला दी जाती है तो क्या वो फ्लोर पर जाकर बहुमत सिद्ध कर पाएंगे, जो अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अगर विजय के पास बहुमत होता तो अब तक वो राज्यपाल को 118 माफ कीजिएगा, राज्यपाल को 118 लोगों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दे चुके होते 118 विधायकों का। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक परंपरा रही है और ये भी देखने की बात होती है कि राज्यपाल ये इस बात को देखते हैं कि ऐसा ना हो कि सत्ता की चाबी आपको सौंप दी जाए, उसके बाद फिर येन केन प्रकारेण आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि 118 वो कौन से लोग हैं, या हस्ताक्षर करके दिखा दें कि आपके साथ बहुमत पूरा है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे, छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और कांग्रेस में जो सिर्फ उठबल है, ये दोनों चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस में भी विरोध के सुर जो है वो निश्चित तौर पर खुलकर तो सामने ना आ पा रहे हो, लेकिन लोग नाराज जरूर हैं कि डीएमके के साथ मिलकर लड़ा तो फिर आखिर जाना क्यों चाह रहे हैं इधर। देखिए, कांग्रेस के अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, शुरुआत से डीएमके के साथ उसकी जो पटरी थी वो मेल नहीं खा रही थी। बेमेल गठबंधन था जिसने चुनाव में केवल चुनावी फायदे को देखते हुए गठबंधन किया और हमने देखा राहुल गांधी और स्टालिन एक मंच पर नहीं आए। अब जब नतीजे आ गए हैं, जब कांग्रेस डीएमके गठबंधन को हार मिली है, तो ऐसे में कांग्रेस सत्ता के लिए दूसरी राह तलाश रही है और कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की बात कही है और टीवीके ने इसके समर्थन लिया भी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि नैतिकता कहाँ है, और कांग्रेस के नेता जिस बड़े बड़े नैतिकता की बात कर रहे हैं वो क्यों उन्होंने एक तरीके से किनारे पर रख दी है। कांग्रेस कह रही है वो मैंडेट का सम्मान कर रहे हैं, तो मैंडेट तो उनको डीएमके के साथ मिला था, ये कैसा सम्मान हुआ, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन के बावजूद विजय जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे आखिर समर्थन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखा है कि विजय को फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाए, और इसके अलावा मार्क्सिस्ट सीपीआई मार्क्सिस्ट से विजय के लोगों ने बात की है, जाकर उनकी पार्टी के सेक्रेटरी ने बात की है, लेकिन अभी तक इन राजनीतिक दलों की ओर से आखिर विजय को समर्थन पत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ।
बीसीके लगातार जो है वो अपनी बात कह रही है, ठीक बात विजय के समर्थन में बात कह रही है, लेकिन बीसीके ने भी अभी तक विजय को समर्थन पत्र क्यों नहीं दिया? क्या ये छोटे दल इसलिए अपना पत्र नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी बार्गेनिंग नहीं हो पाई है? ठीक बात है, और बार्गेनिंग होगी भी, बार्गेनिंग कर रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस बात को तो समझा जा सकता है कि वो भी बड़ा नाप तोलकर और बार्गेनिंग करके ही आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और निशांत और विनोद जी, हम आपको इस पे नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि समय लगभग समाप्त हो गया, लेकिन एक बात और ये सामने निकल कर आई है जो राहुल गांधी के लिए खासतौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि आला कमान की जब कांग्रेस की बात आती है कि सिद्धांतों से समझौता नहीं करते राहुल गांधी, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। 22 वर्षों से, 2004 से स्टालिन और डीएमके उनके साथ में खड़े हुए थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अवसरवादिता इसको कहते हैं, इसको राजनीति कहिए या अवसरवादिता, इसका निर्णय आपको करना है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।